क्या किसके बारे में पढ़ना है? सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना है। और सॉफ्टवेयर मैं बता चुका हूँ कितने तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। 3 तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। कौन कौन से? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा कि 3 तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। क्लियर है? आप लोग को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसको हम लोग बोलते हैं कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो किसी एक पर्टिकुलर काम को करता है। क्या करता है? किसी एक पर्टिकुलर काम को करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या करता है? वो सिर्फ 3 काम कर सकता है मैक्सिमम, मतलब जो बहुत सारे काम होते हैं जो मेनली जरूरत पड़ते हैं हम लोगों को, वो 3 काम करता है। और वो क्या क्या है? वो कुछ और नहीं है बल्कि है डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, कैलकुलेशन पार्ट और प्रेजेंटेशन पार्ट। तो जो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है वो उसको हम लोग क्या कहते हैं? जो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। और जिसके थ्रू लोग ये कैलकुलेशंस करते हैं उसको कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने आपको स्क्रीन शेयर किया है और उस स्क्रीन शेयरिंग में आप ये भी देख सकते हैं कि मैंने जो यूनिट 3 है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उसका आप लोगों को ये दिख रहा होगा, नोट्स दिख रहा होगा। जो लोग चाह रहते हैं वो लोग इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है? होपफुली इफ एनीबडी वांट्स देन दे कैन टेक द स्क्रीनशॉट्स। ठीक है? और ये देखिएगा कि हम लोगों के पास जो यूनिट 3 में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स आर मेंट टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर टास्क। These tasks are of the same type, which requires a single application, to be worked on. सब लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा? ठीक है? एग्जाम्पल में होता है MS वर्ड। एग्जाम्पल में क्या है? MS वर्ड है। ठीक है? बाकी जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में MS एक्सेल भी आता है और MS पावर पॉइंट भी आता है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, जो MS वर्ड है that is meant for documentation purpose. MS Excel is meant for different types of mathematical calculations और MS PowerPoint is meant for different types of presentations. अब ये जो है these application softwares are meant for a particular purpose, particular or specific purpose, particular और specific purpose के लिए है। तो ये जो particular और specific purpose होते हैं वो क्या हैं? वो और नहीं है बल्कि आपके जो जैसे डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है वो वर्ड से किया जाता है। अगर हम लोग वर्ड में चाहेंगे कि प्रेजेंटेशन चला दें या वर्ड में चाहेंगे कि कैलकुलेशन कर लें तो वो मुश्किल है, वो नहीं होगा। तो उसके लिए क्या है? कैलकुलेशंस के लिए अलग MS एक्सेल है और प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट है। अब गेम हम लोग चला रहे हैं और हम लोग चाहेंगे कि नहीं उस गेम में जो है हम डॉक्यूमेंटेशन करना शुरू कर दें, तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो आप कहने का मतलब ये है कि जो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है उसके लिए एक अलग सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बनाया हुआ है और वो स्पेसिफिक काम करता है। क्लियर है? अब देखिए आगे, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, मैंने आपको सॉफ्टवेयर 3 तरह का बताया था। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? It is a collection of different software which are combined sequentially so as to perform different functionality. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि
जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है ऐसे कई सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अपने पास अपने साथ रखता है, ऐसे कई सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अपने साथ रखता है और उसको सपोर्ट करता है। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो कॉम्बिनेशन होता है, ऐसे ऐसे कई सारे का कॉम्बिनेशंस होता है। कॉम्बिनेशंस कुछ और नहीं है बल्कि क्या है, डिफरेंट के अलग अलग फंक्शनैलिटी के जो अवेलेबिलिटी इसमें है वो सारे के सारे इसमें हमें मिल जाते हैं, हमें दिख जाते हैं। ठीक है, तो it is a collection of different software which are combined sequentially so as to perform different functionality. Various application softwares are installed. Various application softwares are installed. कहने का मतलब कि जो बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनको कि इंस्टॉल करने की आवश्यकता होती है, और वो कहाँ पर इंस्टॉल किए जाते हैं, वो इंस्टॉल किए जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्लियर है? अब इसके बाद देखिएगा कि दीज सिस्टम, इसमें आगे आगे जो नोट्स में है वो देख लीजिएगा। दीज सिस्टम software, these system software helps user, helps us, matlab we are the user. These system software helps us to interact with the computer system. कहने का मतलब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके साथ क्या होता है, इंटरैक्शन होता है। और इंटरैक्शन कहने का मतलब ये है, इंटरैक्शन है वो कोई और नहीं है बल्कि इंटरैक्शन ऑफ व्हाट, interaction of the system, interaction of the software with the different operating system. कहने का मतलब कि आपका जो सॉफ्टवेयर जो है वो मतलब जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करता है। और किस लिए इंटरैक्ट करता है, ताकि वो हमारा पर्टिकुलर वर्क को अंजाम दे सके। और कैसा पर्टिकुलर वर्क को अंजाम देगा, जैसी हमारी आवश्यकता होती है उसके अनुसार। हमारी आवश्यकता अगर डॉक्यूमेंटेशन की है तो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट जब वर्ड खोलेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको सहायता करेगा। ठीक है, और उसके बाद जो है आगे है, इट एक्ट्स एज अ मीडिएटर बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर सिस्टम। कहने का मतलब कि जो कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं, जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स हैं, उनके साथ हमें एज अ यूजर, एज अ ह्यूमन बीइंग, दोनों को इंटरैक्ट, हार्डवेयर को यूजर के साथ इंटरैक्ट कराने का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, जो कि क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है। ठीक है, आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है तो इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि इट इज डिफरेंट, सिस्टम सॉफ्टवेयर अलग है और ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है। नहीं, दोनों एक ही चीज है। वी कैन डिफाइन बोथ ऑफ देम द सेम। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है, it acts as a mediator between the user and the computer system. Example, operating system such as Windows 10, Windows 8, Windows Vista, DOS, Macros, Linux, Unix, ये सारे क्या हैं, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम या जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है उसी के एग्जाम्पल्स हैं। अब देखिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर समझने की कोशिश कीजिएगा। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आर दो सॉफ्टवेयर्स which are like very useful softwares. वेरी यूजफुल कहने का मतलब ये नहीं है कि हमारे घर के गंदे बर्तन और कपड़े साफ करने के लिए आता है, ऐसा नहीं है। वो क्या करता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स आर द सॉफ्टवेयर्स which are
इनबिल्ट विथ ऑपरेटिंग सिस्टम। कहने का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ये इनबिल्ट रहते हैं। और ये सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, ये सॉफ्टवेयर्स आपके जो डिफरेंट डिवाइसेस हैं उनको एक्टिव रखने का काम करते हैं। जैसे एग्जांपल, आपने अपना ये पेन ड्राइव लगाया, तो पेन ड्राइव हम लोग यूएसबी में लगाते हैं, तो जो यूएसबी में लगाते हैं वो जैसे ही पेन ड्राइव लगाया जाता है तो उस यूएसबी को वो पहचान लेता है कि किस यूएसबी में पेन ड्राइव लगाया गया। एक दूसरा कि ये पेन ड्राइव ही है, माउस नहीं है, कीबोर्ड नहीं है। हम लोग माउस और कीबोर्ड को भी लगाते हैं ना यूएसबी में, लेकिन वो कंप्यूटर पहचान लेता है जैसे ही हम लोग प्लग इन करते हैं किसी भी यूएसबी में कोई पेन ड्राइव, तो वो पहचान लेता है कि पेन, और लिखता भी है अ पेन ड्राइव हैज बीन प्लग्ड इन, या फिर एंड अ डिवाइस हैज बीन प्लग्ड इन एंड रेडी फॉर यूज, ये लिखता भी है। तो उससे ये कैसे पहचाना जाता है, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के द्वारा पहचाना जाता है। ये ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में इनबिल्ट आते हैं और वे सब आपके सिस्टम को बताते हैं कि आपके जो डिवाइसेस हैं वो किस तरीके से यूटिलाइज किए जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी किया है, softwares, utility softwares which come inbuilt with the operating system. These utility softwares supports system software so as to work effectively and efficiently. Utility softwares are certain programs which are helpful in installing different computers. कहने का मतलब कि utility softwares are those softwares which are helpful in installing different computer peripherals. Example में मैंने नीचे दिया हुआ है, programs are used for installing external devices such as pen drives, keyboards, mouse, etc. क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लीजिए, जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। हालांकि ये वीडियो मैं अपलोड भी कर दूंगा और आप लोगों के लिए ये अवेलेबल रहेगा, कभी भी आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट पेज में हम लोग जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट पेज है वो MS ऑफिस का है। MS ऑफिस क्या होता है? MS ऑफिस में बेसिकली MS ऑफिस जो है वो कई सारे सॉफ्टवेयर का समूह है। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि उसमें वर्ड भी है, एक्सेल भी है, पावर पॉइंट भी है। तो वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के अलावे और भी चीजें हैं उसमें, जैसे MS एक्सेस है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक वगैरह भी है उसमें। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स का वो मिश्रण है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर को कंटेन करता है। तो उसको हम लोगों ने चूंकि ऑफिशियल पर्पस के लिए मेनली ज्यादा यूज होता है, इसलिए उसको हम लोगों ने नाम रखा है MS ऑफिस। तो MS ऑफिस मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। MS ऑफिस एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि सेट ऑफ सॉफ्टवेयर्स को रखता है। जैसे एग्जांपल देखिए, इसको मैं जूम कर दे रहा हूँ कि जिनको भी ये स्क्रीनशॉट लेना है आप लोग ले लीजिए। ओके सर। तो इसके बाद जो है MS ऑफिस में जो है हम लोग एप्लीकेशन, MS ऑफिस क्या होता है? इट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर which is a set of software and it contains different application software such as Microsoft Word, Excel, PowerPoint, MS Access, etc. Clear है? MS Office is a kind of software which mainly deals with the work like documentation, mathematical calculations, presentations, etc.
with MS Office we can work official as well as personal work. तो ये आपका MS Office को हमने डिफाइन कर दिया है। MS Word जहाँ या वहीं पर MS Word क्या होता है? MS Word में हम लोग ये देखते हैं कि it is a computer program which come with MS Office. MS Office के साथ ही ये आता है और MS Office के साथ ही आता है और हम लोग क्या कहते हैं इसको, and is generally used for processing of word. कहने का मतलब ये वर्ड प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है और वर्ड प्रोसेसिंग के यूज के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वर्ड प्रोसेसिंग के यूज के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग MS Word को यूज करते हैं। और ये MS Word जो है इसमें बहुत सारी चीजों को हम लोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है इट इज जनरली यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग ऑफ वर्ड। दीज प्रोसेसिंग ऑफ वर्ड्स हेल्प्स अस इन मेकिंग आवर डॉक्यूमेंट। हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसको बनाने में हमारी मदद करता है। जैसे कि वर्ड एडिटर होता है, जैसे कि नोटपैड होता है, लेकिन ये ऐसे वर्ड एडिटर्स बहुत सारे होते हैं, जबकि ऐसे वर्ड एडिटर्स तो होते हैं लेकिन उसमें जो सबसे बेस्ट वर्ड एडिटर है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच इज द बेस्ट सुटेबल वर्ड एडिटर, तो हम लोग उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का नाम देंगे। क्यों? क्योंकि जब भी हमारे पास वो कुछ काम करने को वो या डॉक्यूमेंटेशन का काम करने को मन करता है तो हम लोग सबसे पहले किसका नाम लेते हैं? MS वर्ड। क्यों? क्योंकि MS वर्ड सबसे ज्यादा प्रचलित हो चुका है और उसी से हम लोग सबसे ज्यादा काम करते हैं। अब देखिएगा कि यहाँ पर MS वर्ड को तो हमने डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पर एक चीज दिखाया गया है, बट दीज प्रोग्राम्स आर नॉट एज गुड एज MS वर्ड। जनरली मोस्ट ऑफ द वर्ड प्रोसेसर स्टार्ट्स फ्रॉम अ ब्लैंक स्क्रीन। जनरली क्या होता है, जितने भी वर्ड एडिटर होते हैं वो ब्लैंक स्क्रीन से स्टार्ट किए जाते हैं और ये ब्लैंक स्क्रीन से स्टार्ट होते हैं और इसके बाद हम लोग उसमें इसलिए होते हैं ब्लैंक स्क्रीन से स्टार्ट ताकि हम लोग उसमें डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट कर सकें, डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट कर सकें, उनको डॉक्यूमेंटेशन बना सकें उसमें, है ना। Which is discussed ये हाँ यहाँ पे देखिए with a blinking starting point। क्या होता है कि ब्लैंक पेज तो होता ही है, साथ ही साथ एक ब्लिंकिंग पॉइंट भी उसमें होता है। ब्लिंकिंग पॉइंट कहने का मतलब ये है कि जो आपका ब्लिंकिंग पॉइंट है वो कुछ और नहीं होता है बल्कि आपका कर्सर होता है, जहां पर से हम लोग स्टार्ट करते हैं लिखना। क्लियर है? हम लोग जहां से लिखना शुरू करते हैं उसको ब्लिंकिंग पॉइंट कहा जाता है। ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा कि जो आपका नेक्स्ट हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि किसी भी जो है उसको उसमें वो एक विंडो में खुलता है। जब भी हम लोग वर्ड को तो वो विंडो में खुलता है और वो विंडो क्या क्या का वो विंडो बहुत सारी चीजों को कंटेन करता है, जैसे टाइटल बार, मेनू बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, ये सब विंडोज में होता है। आपको मैं अभी वर्ड के बारे में खोल के दिखा रहा हूं कि कहां पर कौन कौन सी चीजें होती है। यहाँ पे देखिएगा जो ये आपको स्क्रीन दिख रहा होगा उसमें मैं वर्ड खोल रहा हूं। ये देखिए आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ गया जो कि ये क्या है 2016 का है और इसको मैं खोल के आपको दिखाता हूं कि अगर मान लिया कि कोई, ये देखिए ये एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, ये एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट है जिसको कि हम लोग खोलेंगे अभी। और ये देखिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट जैसे ही खुलता है तो हम लोग के पास एक कर्सर ब्लिंक कर रहा होता है।
क्लियर है? यहाँ पर ऊपर में देखिएगा जो ब्लू स्क्रीन है, वो जो ब्लू स्क्रीन है, इस ब्लू स्क्रीन को हम लोग देख सकते हैं कि जो ऊपर में ब्लू बार है उसमें, उसको हम लोग टाइटल बार कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको टाइटल बार कहते हैं। क्यों टाइटल बार कहते हैं? क्योंकि अगर इसको हम लोग जिस नाम से, अभी आप देखिएगा ये डॉक्यूमेंट 1 के नाम से स्टोर है, लेकिन जैसे ही हम लोग स्टोर करेंगे इसको तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें डॉक्यूमेंटेशन स्टोर हो जाएगा। जैसे कि इसको हम लोग सेव कर रहे हैं, इसको हम लोग सेव करने के लिए जो है सेव एज में जाएंगे, दिस पीसी में जाएंगे और हम लोग डेस्कटॉप में जाएंगे। डेस्कटॉप में हम लोग सेव कर रहे हैं किस नाम से, तो आप लोगों को नाम जो है वो मैं दे देता हूं, chunnu.docs में। यह मैंने सेव कर दिया। अब जैसे ही सेव करेंगे तो उसके बाद देखिएगा कि जो ऊपर में आप देख रहे हैं टाइटल बार, उसमें यहाँ पे देखिए जहाँ पे कर्सर है वहां देखिएगा, यहाँ पे जो कर्सर है वहां पर ये चुन्नू नाम से दिखाई दे रहा होगा। ये क्या दिख रहा है? चुन्नू के नाम से दिखाई दे रहा। क्यों? क्योंकि इसको हमने उस तरीके से सेव किया हुआ है। क्लियर है? अब इसको जो है हम लोग उसके नीचे आप देखिएगा कि यहाँ पे फाइल है, यहाँ पे होम, इंसर्ट, डिजाइन, ये जो चीजें हमें दिख रही हैं ये सब आपका मेन्यू बार कहलाता है। क्या कहलाता है? मेन्यू बार कहलाता है। क्यों? क्योंकि फाइल इज अ मेन्यू। क्यों फाइल को मेन्यू कहते हैं? फाइल को मेन्यू हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे ही फाइल पर क्लिक किया जाए तो डिफरेंट जितने भी उसके फंक्शनैलिटीज हैं वो हमें दिखाई देने लगते हैं। जैसे देखिए फाइल पर हमने क्लिक किया तो उस पर जो फाइल का जो है ये सारा उसमें होम का सारा फाइल पर जो होम है वो आपका दिखने लगा। वैसे ही अगर इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो जो इंसर्ट की फंक्शनैलिटी है वो यहाँ पे नजर आने लगेगी। मतलब इंसर्ट के साथ बहुत सारे ऐसे फंक्शनैलिटीज हैं जो कि अगर मान लिया पिक्चर इंसर्ट करना हो, टेबल इंसर्ट करना हो, चार्ट इंसर्ट करना हो, तो उसके लिए हम लोग इंसर्ट का प्रयोग करते हैं। उसी तरीके से डिजाइनिंग है, लेआउट है, तो ये हर चीज के लिए, चूंकि एक मेनू के अंदर बहुत सारे मेनू होते हैं तो उसको सब मेनू कहा जाता है। जैसे होम के अंदर में बहुत सारे हैं, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अलाइनमेंट है, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर, राइट अलाइनमेंट और उसके बाद जस्टिफाई। उसी तरीके से यहाँ पर कोई भी अगर हम लोग डॉक्यूमेंट बनाते हैं, लिखते हैं, तो जो भी डॉक्यूमेंट हम लोग लिख रहे होते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स को हम लोग अगर सेलेक्ट कर लें तो इस सिलेक्शन को हम लोग बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक्स कर सकते हैं, देखिए इटैलिक्स भी हो गया है, और अंडरलाइन भी कर सकते हैं। तो कई सारे लोग काम जो है इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के साथ कर सकते हैं। ये आपको दिख रहा होगा। क्लियर है? अब देखिएगा आगे कि जो आपका जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसमें फॉर्मेटिंग टूलबार नाम का भी चीज है। फॉर्मेटिंग टूलबार क्या होता है? तो फॉर्मेटिंग टूलबार उसे कहते हैं जो कि फ्रीक्वेंटली डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के लिए यूज होता है। वहां पर हम लोग देखते हैं कि जो डॉक्यूमेंट है तो फॉर्मेट हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि ये पर्टिकुलर हमने जो लिखा है इसको अगर हम बीच में स्पेस देना चाहें तो स्पेस दे सकते हैं। अगर मान लिया कि इसको हमें किसी और चीज पैराग्राफ में लिखना है तो पैराग्राफ में लिख सकते हैं। तो ये कई सारे फॉर्मेटिंग टूल्स होते हैं जिनके अनुसार हम लोग अपने डॉक्यूमेंट को बदल सकते हैं, सॉरी उसमें चेंजेस ला सकते हैं ताकि
जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो देखने में अच्छा लगे। क्लियर है? अब इसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो कि है स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार क्या होता है? कुछ ऐसे स्टैंडर्ड टूल बार होते हैं जिनको हम प्राय यूज करते हैं, जैसे कट, कॉपी, पेस्ट, कुछ ऐसे चीजें होती हैं जिसको कि हम लोग हमेशा यूज करते रहते हैं। तो उन सब चीजों को हमारे सॉफ्टवेयर में, हमारा जो वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसको क्या करता है कि वो रीड करता है कि ये जो सामने वाला बंदा है वो बहुत ज्यादा जो है क्या यूज कर रहा है, कट, कॉपी, पेस्ट जैसी चीजों को यूज कर रहा है। तो कट, कॉपी, पेस्ट वो क्या करता है, स्टैंडर्ड टूल बार में डाल देता है, ताकि हमें खोजने में बड़ी आसानी हो और साथ ही साथ हम लोग फॉर्मेटिंग आसानी से कर पाए। इसलिए जो है हम लोग स्टैंडर्ड टूल बार का प्रयोग करते हैं। उसी तरीके से आपका स्टेटस बार होता है। स्टेटस बार आप लोग समझते हैं? देखिए स्टेटस बार क्या होता है। स्टेटस बार आपको नीचे में दिख रहा हो, कर्सर को देखिएगा ध्यान से, जो नीचे में आपको दिख रहा है, जिस यहाँ पे लिखा हुआ है पेज 1 of 1, 3 वर्ड्स, क्यों? क्योंकि 3 वर्ड डाले गए हैं। तो इसको हम लोग स्टेटस बार कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टेटस बार कहते हैं। जबकि साइड में हमारे पास स्क्रॉल बार भी होता है। स्क्रॉल बार को देखिए, मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि स्क्रॉल बार क्या होता है। यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट में देखिएगा ये स्क्रॉल बार है, जिससे कि हम ऊपर नीचे, और वही नहीं, अगर डॉक्यूमेंट्स हमारा भर गया, अगर डॉक्यूमेंट्स हमारा भर गया और डॉक्यूमेंट्स भरने के बाद जो है हमें नेक्स्ट पेज में जाने की जरूरत पड़ती है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए नेक्स्ट पेज में चले गए। तो जो नेक्स्ट पेज में जाने की जरूरत पड़ती है, या फिर एक स्क्रीन में अगर हमें नहीं दिख रहा होता है, तो हम लोग जो है इस वर्टिकल स्क्रॉल बार का प्रयोग करते हैं। क्या किसका प्रयोग करते हैं? वर्टिकल स्क्रॉल बार का प्रयोग करते हैं। जबकि ऐसे कई सारे डॉक्यूमेंट्स में हॉरिजॉन्टल बार का भी प्रयोग करने की जरूरत पड़ती है। सपोज कीजिए कि अगर में हमारा डॉक्यूमेंट जूमिंग में ज्यादा हो रहा है, ये देखिए इसके जूम लेवल को हम बढ़ा रहे हैं। अब देखिए जब जूम लेवल को बढ़ाते हैं तो एक पेज एक साथ नहीं आ पाता है, जिसके कारण हमें हॉरिजॉन्टल टूल बार की जरूरत पड़ती है, जो कि नीचे है, ये देखिए, जिसको कि हम साइड में मूव कर सकते हैं। इसको हॉरिजॉन्टल टूल बार कहते हैं और इसको वर्टिकल टूल बार कहते हैं। आई होप आई एम क्लियर टू यू ऑल। अब आगे देखिए कि इसी तरीके से हम लोग जो है डॉक्यूमेंट में वर्क स्पेस होता है, जहां हम लोग लिख रहे हैं, जहां पे हम लोग काम कर रहे हैं, इसको हम लोग यस सर स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्क स्पेस। क्लियर है? इसको हम लोग वर्क स्पेस कहते हैं। और इस वर्क स्पेस में हम लोग जब चाहें तब हम लोग इस वर्क स्पेस को जूम कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम हमें जो है जनरली जो हमारे पास होना चाहिए वो 100% जूम पे होना चाहिए, जो हमें नीचे में दिख रहा है, देखिए यहाँ पे। ठीक है? अब जो है हम लोग क्या करेंगे कि वापस से हम लोग अपने नोट्स पे चलेंगे। ठीक है? ये देखिए जो नोट्स है वो ये है। अब इस नोट्स में हम लोगों ने MS वर्ड पढ़ा, मेन्यू बार, टाइटल बार, मेन्यू बार, स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, सब खत्म कर लिया। इसका अगर आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है? स्क्रीनशॉट जो लोग चाहते हैं वे लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट। उसके बाद अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पेज में। ये देखिए हम लोगों ने ये स्टेटस बार, स्क्रॉल बार, वर्क स्पेस ये भी कर लिया हम लोगों ने। ठीक है? एक बार इसको हम लोग पढ़ लेंगे। स्टेटस बार क्या होता है? द स्टेटस बार डिस्प्लेज द इंफॉर्मेशन
which includes page number, columns or line numbers, which your cursor is present or any given point of time. जब जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग चाहेंगे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग देख सकते हैं कि हमारे वर्ड प्रोसेसर में या वर्ड डॉक्यूमेंट में कितने वर्ड्स हैं और उसमें कितने लाइंस लिखे गए हैं, कितने पेजेस लिखे गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है इसका काम करेंगे। अब देखिएगा आगे जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है सेविंग अ डॉक्यूमेंट। सेविंग अ डॉक्यूमेंट कहने का मतलब किसी डॉक्यूमेंट को हम लोग सेव कैसे करते हैं। तो डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए हम लोग किस चीज का प्रयोग करते हैं? हम लोग डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए फाइल का प्रयोग करते हैं जिसमें कि सेव का ऑप्शन आता है। मैं फिर से आपको वर्ड में ले जा रहा हूं, वहां मैं दिखाता हूं सेव कैसे करते हैं। तो उसका जो सेविंग का जो ऑप्शन है, डिफरेंट स्टेप्स है, वो आपसे पूछा जाता है कि आखिर जो सेव हम लोग करते हैं वो किस तरीके से सेव करते हैं। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, इस तरीके से आपको आंसर भी उसी तरीके से करना होगा। और आंसर करने के लिए आप लोग देखिएगा कि यहाँ पर हम लोग फाइल में जाते हैं और जैसे ही फाइल में जाते हैं वहां पे आपके पास ऑप्शन आता है, सेव एज का ऑप्शन आता है। और इस सेव एज के ऑप्शन के साथ हम लोग क्या कर पाते हैं, पर्टिकुलर जो डॉक्यूमेंट है उसको सेव कर पाते हैं। तो यहाँ पे सेव में भी दो चीजें हैं, एक सेव है, दूसरा सेव एज है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो सेव जो होता है वो आपको पर्टिकुलर किसी एक ही लोकेशन पे बार बार सेव करने के लिए ऑप्शंस देता है, जबकि सेव एज जो होता है वो हर बार नए लोकेशन में आपके डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए ऑप्शंस देता है। ये सबसे